नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण काम काज शामिल हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह, जिनसे लोकसभा का अपडेट लेंगे, और मोहम्मद फातेह टीपू, जो हमें बताएंगे कि राज्यसभा में आज क्या कुछ खास होने वाला है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से टीडीपी सांसद के रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और लोकसभा से बीजेपी के सांसद मनोज कोटक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। और वर्चुअली जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। चर्चा की विनायक भाऊराव राउत सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। साथ ही लोकसभा में वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए आज के एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। लगातार व्यवधान के चलते लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बीते सप्ताह खासा हंगामा रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार व्यवधान हुआ। राज्यसभा में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि आज लोकसभा में क्या खास है। लोकसभा के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में आज एक विधेयक पेश किए जाने के लिए और एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को सदन में पेश करेंगे। साथ ही सदन में वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 370 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछा जाना भी सूचीबद्ध है। लोकसभा मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी सूचीबद्ध है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति से संबंधित बयान देंगे। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में बयान देंगे। लोकसभा आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किया जाना भी शामिल है। सांसद संतोष कुमार गंगवार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद कानिमोझी करुणानिधि रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की अंतिम कार्रवाई के विवरण पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में सभा पटल पर अहम पत्र भी रखा जाना आज की कार्यसूची में शामिल है। मेरे सहयोगी नव विक्रम सिंह इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं।
आपको सीधे लिए चलता हूं उनके पास। नवविक्रम जी, आज की कार्यसूची में और क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ शामिल है, क्या जानकारी है आपके पास? जी मनोज, बिल्कुल आज का दिन बेहद अहम है। हम लोकसभा के कामकाज के लिहाज से बात करें, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से विपक्ष महंगाई पर चर्चा को लेकर अड़ा हुआ था। आज महंगाई पर चर्चा जो लोकसभा की कार्यसूची है उसमें शामिल है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अभी मनोज, हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में लगातार गतिरोध हो रहा है और जो कामकाज है वो सुचारू नहीं हो पा रहा है। आज नियम 193 के तहत जो चर्चा है बेहद अहम है। इसके अलावा अगर आज की प्रश्न सूची पर नजर डालें तो वित्त मंत्रालय से कई अहम प्रश्न हैं। तो आज का दिन बेहद अहम है जो लोकसभा के कामकाज के लिहाज से। इसके अलावा विधेयकों पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा विधेयक पेश भी किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है। जी जी, अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं तो क्या कुछ खास प्रश्नकाल में जो सवाल हैं वो शामिल हैं? कौन कौन से मंत्रालयों के सवाल शामिल हैं, कोई जानकारी आपके पास? जी मनोज, बिल्कुल वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल आज शामिल हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सवाल शामिल हैं। कॉरपोरेट अफेयर्स के सवाल शामिल हैं। तो जो आज का प्रश्नकाल है वो बेहद अहम होगा। देखिए मनोज, हम जानते हैं कि प्रश्नकाल एक ऐसा समय है जो ख़ास तौर पर सदस्यों के लिए होता है और सरकार से जो जवाब मांगते हैं, चाहे वो क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हो, सांसद अपने सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब देती है और देश को जानकारी मिलती है कि क्योंकि सदन के माध्यम से जब बात जाती है तो पूरे देश में उस पर चर्चा भी होती है, साथ ही सदन में जो चर्चा होती है उसका असर काफी पड़ता है। ऐसे में मनोज, प्रश्नकाल में बेहद अहम प्रश्न हैं और देखना होगा कि चूंकि गतिरोध के चलते कई बार प्रश्नकाल बाधित हुआ है, आज कितनी अहम यहाँ पर बहस हो पाती है। जी मनोज। जी बिल्कुल नवविक्रम जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन सवाल ये है कि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सवाल शामिल हैं, प्रश्न शामिल हैं जो आज माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या सदन चलेगा? क्योंकि अगर सरकार की हम बात करें, क्योंकि विपक्ष की एक मांग थी कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, मूल्य वृद्धि का मुद्दा आज की कार्यसूची में चर्चा के लिए नियम 193 के तहत शामिल है। मनोज कोटक जी, अगर मैं आपसे इस बात को समझना चाहूँ कि सदन की कार्रवाई हमने देखा पिछले कई दिनों से व्यवधान उसमें पैदा हुआ, गतिरोध बना हुआ है, लेकिन सरकार ने एक मांग विपक्ष की कि चर्चा सदन में मूल्य वृद्धि पर हो और वो आज की कार्यसूची में शामिल है। आप कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई को? नहीं, देखिए, पिछले 10 दिनों से प्रश्नकाल तो पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे के कारण हो नहीं पाया जी। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नकाल में भी पूछे गए, जिसमें महंगाई के बारे में भी प्रश्न शामिल थे और सरकार ने उसका जवाब पटल के ऊपर दिया। सवाल यहाँ पे विपक्ष की मंशा के ऊपर था कि क्या विपक्ष सही में मूल्य वृद्धि के ऊपर चर्चा चाहता था जी, या जिस तरह के ईडी के मामले विपक्ष की अध्यक्षा के ऊपर चल रहे उसके ऊपर अपनी बात को हंगामे के द्वारा रहना चाहता था। ये सारी बातों को आप देखेंगे तो संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण समय ये जाया हुआ और प्रश्नकाल, हमेशा प्रश्नकाल के अंदर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही है और सभी प्रश्नों का उत्तर सरकार पूरी संजीदगी से देती है और सरकार अपनी बात को अच्छे तरीके से रखती है। लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के कारण पिछले 10 दिन तो ये हो नहीं पाया। जहाँ तक मूल्य वृद्धि का सवाल है, विपक्ष भी ये मानता है और पूरी दुनिया ने ये माना है कि कोविड के चलते जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी जी, तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने फाइनेंस के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अच्छे तरीके से देश को संभाला है। मूल्य वृद्धि अन्य देशों की आप अवस्थाएं देख रहे, यूरोप की देख रहे, एशिया में हमारे पड़ोसी देशों की देख रहे और उसके मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था कई गुना स्ट्रांग हुई है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे गई और इन सभी के अंदर विपक्ष की जो मांग है निश्चित चर्चा करेंगे, जवाब देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रवींद्र कुमार जी, टीडीपी सदस्य होने के नाते
आप कैसे देखते हैं कि सरकार ने इसे सूचीबद्ध आज की जो एजेंडा है उसमें कर दिया है कि अब मूल्य वृद्धि पे चर्चा नियम 193 के तहत होगी। प्राइस राइज का इशू विपक्ष लगातार उठा रहा था, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार थी। क्या अब सदन आज चलेगा? विपक्ष की रणनीति क्या रहने वाली? For the last 10 days, जी the House is being adjourned from time to time on the premise of the note under Rule 277 notice issued by the respective opposition parties. But the House was not allowed to run on the premise the chairman did not permit to have a discussion on that subject. But the honorable chairman has permitted the parties to raise the issue, but in due course. जी But the opposition parties are very much confirmed that they wanted to raise the immediately after by adjourning all the proceedings. Due to that, important 0 hour question and question hour, and also everything has gone adjourned. No business has transacted except getting answers to unanswered questions. No fruitful discussion has taken place. Now it seems it is better to advise to have a discussion and to run the House because already 10 days are elapsed. जी The rest of 1 week is there. 1 week fruitful discussions, I hope that it will go on from today onwards. Members also will get an opportunity to raise 0 hour and also star questions and getting answers from the government, because it is useful to the public to raise answers from the government, and also public should aware of the consequences, what are the going on in the parliament. That is also what happened for the last 10 days is जी unfair to a democratic institution like parliament. जी It should not be repeated. It better, I hope that it will continue from today. जी बिल्कुल रविंद्र जी, उम्मीद है पूरी कि सदन चलेगा और एक अच्छी चर्चा मूल्य वृद्धि पर नियम 193 के तहत देखने सुनने को मिलेगी। अच्छी बात है कि विपक्ष भी चर्चा चाह रहा था और सरकार ने भी चर्चा को सूचीबद्ध किया है। सरकार पहले दिन से कह रही थी कि हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन फिर भी गतिरोध बना रहा। प्रदीप कौशल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि सवाल यही है कि 10 दिन से जिस मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा, नारेबाजी, ये सब देखने को हमें मिला और सरकार पहले दिन से कह रही थी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब चर्चा का एक रास्ता खुल रहा है। नियम 193 के तहत आज मूल्य वृद्धि पर चर्चा शामिल है, सूचीबद्ध है। आप कैसे देखते हैं सदन की आज की कार्रवाई को? मनोज जी, अभी 12वां दिन है इस सत्र का और कोई चर्चा इस प्रकार की नहीं हो पाई। विपक्ष की मांग थी कि सारे मुद्दों को छोड़ करके महंगाई के ऊपर आप चर्चा कीजिए। मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एकदम अलग अलग तस्वीर सामने आने की संभावना है। जहां लोकसभा में महंगाई के ऊपर चर्चा जो है वो कार्रवाई जो आज के लिए कार्यवाही रखी गई है उसमें शामिल है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में महंगाई के ऊपर चर्चा चलेगी और राज्यसभा के अंदर विपक्ष जो और विषय हैं, जैसे झारखंड के अंदर जो ताजा घटना हुई है, कांग्रेस के विधायकों के पास बहुत भारी मात्रा में नकदी मिली है और विपक्ष का कहना है कि झारखंड की जो साझा सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की, उसको गिराने का प्रयास भाजपा कर रही है। तो एक तो ये विषय है जिसके ऊपर विपक्ष अवश्य हल्ला करना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि वो राज्यसभा का जो पूरा का पूरा आज का दिन है वो एक तो इस विषय को उठाना चाहेगा। दूसरा, गुजरात के एक मंत्री हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, तो उनको लेकर के भी विपक्ष जो है वो भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, तो वो विषय उठाएगा। तीसरा जो विषय है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, उसको भी लेकर के विपक्ष जो है वो अपनी बात कहना चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां राज्यसभा में बाधित होगा उसका कामकाज, लोकसभा में सुचारू रूप से चर्चा चलेगी, क्योंकि महंगाई ऐसा विषय है जिसको लेकर के पूरे विपक्ष बड़ा आंदोलित है और अपनी बात कहना चाह रहा है। और इसी बहाने वो महंगाई के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्न भी उठाना चाह रहा है।
तो दोनों सदनों में मुझे लगता है कि अलग अलग तस्वीर सामने आएगी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, ये देखने वाली बात होगी कि आज विपक्ष की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि सरकार ने तो चर्चा के लिए हाँ कर दी है कि 193 के तहत चर्चा मूल्य वृद्धि पे होगी और आज की जो कार्यसूची है उसमें वो मुद्दा शामिल भी है। लोकसभा के बाद आइए एक नज़र डालते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली क्रियाकलापों का संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही आज भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पर भी सदन में विचार किया जाना सूचीबद्ध है। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछा जाना भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किया जाना भी सरकार की जो कार्यसूची है उसमें शामिल है। डॉक्टर अमर पटनायक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। अयोध्या रामा रेड्डी आला विभाग संबंधी रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण पेश करेंगे। इसके साथ ही कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-22 के संबंध में बयान देंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022-23 संबंधी पर बयान सदन में देंगे। मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू इस समय जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। टीपू, क्या जानकारी आपके पास है? राज्यसभा में आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए मनोज, आपको मालूम है कि जिस तरीके से संसद का मानसून सत्र 18 अगस्त को शुरू हुआ था और इसमें जिस तरह से ये 18 जुलाई से शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। इस दौरान 32 विधेयक पर चर्चा होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल पिछले 12 दिनों की मनोज अगर बात करें तो 51 घंटे निर्धारित थे राज्यसभा में, जिसमें 10 बैठकें हुई और 10 बैठकों में मात्र 10 घंटे ही संवाद हो सका, चर्चा हो सकी और 40 घंटे बर्बाद गए। इस दौरान ना ही प्रश्नकाल पे चर्चा हो सकी, ना ही कोई शून्यकाल पर चर्चा हो सकी और ना ही किसी सांसदों के जरिए विशेष उल्लेख का कोई मुद्दा उठाया गया। आपको याद होगा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने किस तरीके से उन्होंने कहा कि विरोध की राजनीति का असर देश की संसद पर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही राज्य की विधानसभाओं पर पड़ना चाहिए। यहाँ पर संवाद होना चाहिए, यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से आपको मालूम है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा हमारा फेयरवेल, सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए ये होगा कि जितने भी विधायी कामकाज हों वो रचनात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ें। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने 267 नियम के तहत जो है उन्होंने नोटिस दिया है कि जो पंजाब और से जुड़े किसान हैं उनके जो 3-4 अहम मुद्दे हैं, मसले मसाइल हैं, उन पर चर्चा की जाए। साथ में जो एमएसपी गारंटीड एमएसपी है उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल मनोज, ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि बहुत कम वक्त बचा है और आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्र की शुरुआत के दौरान ही आह्वान किया था, आग्रह किया था कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में संसद एक तीर्थ स्थल है जो संवाद का माध्यम है और कहीं ना कहीं तमाम माननीय सांसदों को अपना योगदान संसद को चलाने में देना चाहिए। फिलहाल मनोज, उम्मीद की जा रही है कि आज का राज्यसभा की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो बेहतर होने की उम्मीद है। जी टीपू, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मनोज जी, अगर बात मैं राज्यसभा की करूं, लोकसभा में तो हमें दिखता है कुछ कामकाज हुआ इस गतिरोध के बावजूद, लेकिन राज्यसभा एक तरह से वहाँ कई अहम कामकाज रुक गए गतिरोध के चलते। और जो कुछ हुआ राज्यसभा में पिछले सप्ताह, वो भी अपने में एक उस पर को लेकर भी सवाल उठे, खासतौर से विपक्ष की रणनीति को लेकर सवाल उठे। विपक्ष ने सरकार की रणनीति को लेकर सवाल उठाए, सत्ता पक्ष को लेकर सवाल उठाए। आपका क्या कहना है? जैसे मैंने कहा कि विपक्ष की मंशा के ऊपर ही सवाल आता है। विपक्ष ने राज्यसभा में, आपने देखा होगा कि बंगाल के सांसदों ने सबसे ज़्यादा हंगामा किया
बंगाल में भी जो चल रहा है, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड होने के बाद बहुत सारी कैश और गोल्ड बरामद हुआ, बहुत सारी प्रॉपर्टी। अब ये दबाव की राजनीति बनाने का ये प्रयत्न करते हैं। सरकार ने पहले दिन से ही कहा कि आप योग्य नोटिस दें, हम चर्चा करने महंगाई के ऊपर तैयार हैं। लेकिन 10 दिनों के बाद नोटिस देना और राज्यसभा के अंदर भी अलग अलग मुद्दों के ऊपर नोटिसें देना, इससे चर्चा तो होती नहीं है। संसद का सत्र ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, देश के मुद्दे रखने चाहिए। कई सारे सांसद अपने सवाल रखते हैं, जीरो ओवर में महत्वपूर्ण सवाल उठाने का, अपने क्षेत्र के प्रश्न को उठाने का मौका मिलता है। आपने देखा होगा कि पिछले ये सभी दिनों के अंदर न जीरो ओवर चला है, न प्रश्नकाल चला है, और केवल हंगामा। और हंगामा भी किस तरह से, तख्तियाँ लेकर आना, नारेबाजी करना, कामकाज को बंद करके आप महंगाई पे आप नोटिस दिए, आप उसके चर्चा होने वाली। योग्य नियम के अंदर सरकार ने पहले दिन से साफ किया, आप योग्य नियम में नोटिस दे, हम चर्चा कराने तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के पटल पे कहा। लेकिन अपने अपने निजी एजेंडा को संसद में लाकर विपक्ष कौन सी प्रोडक्टिव राजनीति करना चाहता है, ये मेरा सवाल है। जी रविंद्र जी, खासतौर से राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कामकाज को लेकर जो विपक्ष की रणनीति रही है, वो हमने देखा कि जिस तरह से विपक्ष ने सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर, सरकार के कुछ फैसलों को लेकर और कुछ इश्यूज को लेकर जिस तरह से विरोध किया, उसके चलते राज्यसभा में लगभग कामकाज नहीं हो पाया। कई महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए पेंडिंग हैं, सामने हैं। आप कैसे देखते हैं राज्यसभा की कार्रवाई को, क्योंकि उसके साथ साथ कई और दूसरे मुद्दे भी उभर के सामने आ रहे हैं? Unfortunately, 23 members from Rajya Sabha was suspended due to the interference with the functioning of the proceedings of the Rajya Sabha. In fact, from the day one, they are giving notice under Rule 277. The government also assured the discussion will take place. But at the same time, the opposition parties insisting to suspend all works and take up the only Rule 277 notice, that is on price rise or Agnipad or something issues to be raised by the parliament. But the Sarkar is expressing their willingness to discuss in future. Due to lack of some coordination or the intentions might be not known, the House will not run smoothly. So all the members, most of the members have lost their opportunity to speak on the respect to questions and zero hours and also special mentions. But the opposition parties are very much particular and they are insisting only for discussion despite of their suspension. The government to express their willingness to revoke the suspension on the premise if the other members, expressed their sorry and other things to be, the proceedings which was happened that, but they are not willing. But if it is very unfortunate, for the last 10 days, no fruitful discussions are yielded at once. Now, we hope that from today, if the government is expressed their willingness to have a discussion, I came to know, to discussion on price rise, the House will give some fruitful results. It's then only a meaningful message to be conveyed to the public, and also the functioning of highest democratic institution in the country, Parliament smooth functioning, will send a message to the public also. जी लेकिन रविंद्र जी, सरकार ने तो बराबर कहा इस बात को, चर्चा के लिए हर मुद्दे पे तैयार है। सभा का संचालन, सदन का संचालन, लोकसभा में अध्यक्ष जी का संचालन होता है, उनका फैसला मान्य होता है, वो सबकी राय से एक फैसला लेते हैं, और राज्यसभा में सभापति जी का जो फैसला होता है। लेकिन प्ले कार्ड्स लेके आना, नारेबाजी करना और सदन में अमर्यादित आचरण, जिसके लिए कुछ सदस्यों को उनको निलंबित करना पड़ा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया जाएगा, शून्यकाल भी नहीं चलेगा, तो सदन चलेगा कैसे? एक सवाल ये भी बहुत बड़ा उठता है। Generally, as per the parliamentary democracy and the protocol to be made in Rajya Sabha and all Rajya Sabha, Lok Sabha and parliamentary system, it's not desirable to raise such type of play cards and other things to demonstrations, in-house demonstrations and raising slogans and everything. It will cause, no doubt, it will cause a hurdle to the proceedings of the House. But at the same time, the government is also expected to maintain some
dialogue with the opposition parties. Then they can sit discussions in BAC, Business Advisory Committee of the large Rajya Sabha. Then only some fruitful understanding has to be arrived. Then only some to give and take policy has to be adopted by the government and also the opposition parties. Then only House will run in smoothly. जी बिल्कुल, सदन सुचारू रूप से चले ये हर कोई चाहता है, विपक्ष भी इसकी बात करता है, सरकार भी चाहती है सुचारू रूप से सदन चले और हर मुद्दे पे चर्चा हो, सरकार का कामकाज हो, सदन का कामकाज हो। प्रदीप कौशल जी, अगर बात लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की जाए तो वहाँ राज्यसभा में तो लगभग कामकाज बिल्कुल ना के बराबर रहा है अगर बीते 10 दिनों की बात की जाए, और जिस तरह का आचरण, जिस तरह का एक व्यवहार देखने को मिला उसको लेकर कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ी सदस्यों के खिलाफ चेयर को। आप कैसे देखते हैं राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक तस्वीर और उभर के आ रही है वहां पर, विपक्ष में आज भी कुछ दल ऐसे हैं जो दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, कुछ दल हैं जो मूल्य वृद्धि पर चर्चा चाहते हैं, तो विपक्ष में भी किसी एक मुद्दे पे एक राय दिखाई नहीं देती है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? पहली बात तो राज्यसभा की हाउस ऑफ एल्डर्स है और पारंपरिक तौर पे हमने देखा था कि राज्यसभा में बड़े गंभीर विषयों के ऊपर गहन चर्चा होती थी और लोकसभा में लोग थोड़ा हो हल्ला कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें राज्यसभा का चरित्र भी, जहां तक उसके कार्यवाही का प्रश्न है, तो वो भी कुछ लोकसभा से मिलता जुलता होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का, जिन लोगों ने सांसदों को चुन करके भेजा है, उनके ऊपर भी एक विशेष प्रकार का दबाव है और बहुमत जो है सदस्यों का, विपक्ष के सदस्यों का भी इस पक्ष में है कि ये अवसर है अपने क्षेत्रों के लोगों के जनहित के विषयों को उठाएं, उनके ऊपर चर्चा करें और बाधित करने का जो सिलसिला है वो शुरू के 1-2 दिन समझ में आता है। विपक्ष अपनी मौजूदगी जो है वो लोगों को दिखाना चाहता है, लेकिन उसके बाद तो चर्चा चलनी चाहिए थी। वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लोकसभा में जैसे महंगाई पे चर्चा होगी, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री महोदया जो पहले कोरोना के लक्षणों की वजह से अनुपस्थित थी, वो वापिस आ चुकी हैं। तो अब लोकसभा में आज चर्चा होगी और कल संभावना है पूरी कि सुचारू ढंग से राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा के विषय में जी बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज दोनों ही सदनों में कामकाज होगा, सदन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि मूल्य वृद्धि पे चर्चा होनी है। आज की कार्यसूची में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है जिसकी मांग विपक्ष लंबे समय से कर रहा था और सरकार भी इस मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार थी। बहरहाल लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात की जाए तो आज सदन की कार्यसूची में वन्य जीव विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पेश करेंगे। लोकसभा में यह विधेयक 10 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2021 को इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। इस साल 21 अप्रैल को स्थायी समिति ने इस विधेयक को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बिल वन्य जीव एक्ट 1972 में संशोधन करता है। एक्ट वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को रेगुलेट करता है। बिल कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। मनोज जी, अगर इस बिल की मैं बात करूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जानकारी इस बिल को लेकर अपने सहयोगी के पास आपको लिए चलता हूं। नव विक्रम सिंह जी, इस बिल को, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, वन्य जीव से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, आपके पास क्या जानकारी है? जी मनोज, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत अहम बिल है ये, क्योंकि अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अगर बात करें तो
जो हमारा कानून है वो 1972 का कानून है, और जो इसमें आखिरी संशोधन भी हुआ है वो 2006 में हुआ है। और जो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसे साइट्स कहा जाता है जी। यानी कई देशों में ये उस अनुबंध से जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में जो हमारा जो कानून है 1972 का वन्यजीव संरक्षण का, वो उस जो ट्रीटी है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसे पूरा नहीं करता है। कई बार इसको लेकर देश विदेश में बात हुई, और ख़ास तौर पर जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं वो इस कानून को, जो 1972 का कानून है, उसे सख्त करने की बात कर रहे हैं। और हम मनोज जी देख रहे हैं पिछले कई सालों से पर्यावरण को लेकर सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ये उसकी तरफ एक बड़ा कदम है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये केवल वाइल्ड लाइफ यानी केवल जानवरों का नहीं बल्कि पक्षियों का और वहाँ प्रजातियों का जो वन में पाई जाती हैं, सबके संरक्षण को लेकर बहुत अहम बिल है। और हम एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है, जो ट्रीटी है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके समान आ पाएंगे, और हमारे जो देश भर में जो पर्यावरण साथी वन है उसे और बेहतर मिलेगा। तो एक बेहद अच्छा कदम इसे माना जाए। लेकिन मसलन बात यही है कि अगर सदन में कार्यवाही बेहतर चलती है तो हमें देखने को मिलेगा कि कितनी बेहतर चर्चा इस पर हो सकती है, काफ़ी अच्छी जानकारी, क्योंकि सांसद अक्सर, हमने जब भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा देखी है, काफ़ी गंभीर सुझाव और सांसदों की तरफ से रचनात्मक सुझाव आए हैं। तो आज हमें ये देखना होगा कि इस पर चर्चा, इस विधेयक पर अगर होती है तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा। साथ ही सरकार ये बता सकेगी कि बीते सालों में जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं पर्यावरण और वन संरक्षण को लेकर, वो क्या क्या हैं। तो सिर्फ विधेयक पर जब चर्चा होती है तो विधेयक के अलावा भी कई और चीज़ें हैं पर्यावरण और वन से जुड़ी हुई, उन पर भी चर्चा होती है। तो मनोज, आज जो ये विधेयक है, ये इसकी कई सालों से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो अगर हमें अपने पर्यावरण को मजबूत, पर्यावरण को बेहतर करना है, वन जो जीव हैं उनके संरक्षण को लेकर कदम उठाने हैं, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जी मनोज। बिल्कुल नवविक्रम, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जाहिर सी बात है कि वन्य जीव की जब हम बात करते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन एक चुनौती वैश्विक स्तर पर सामने आई है, भारत के सामने भी है, और उसका असर वन्य जीवों पर, वनस्पतियों पर जो पड़ रहा है, वो अपने में कई मुद्दे खड़े करता है, कई पहलू खड़े करता है। मनोज जी, अगर आज की कार्यसूची की बात मैं करूं लोकसभा की, उसमें वन्य जीव संशोधन विधेयक ये खासा महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके पहलुओं के बारे में भी नवविक्रम जी ने जानकारी दी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर वन्य जीवों की बात, वनस्पतियों की बात, उनके ऊपर संकट की बात सदन में उठती रही है, और आज ये विधेयक सदन में मौजूद। बिल्कुल, ये सरकार का कमिटमेंट और संजीदगी का प्रतीक है कि जिस तरह की बात पिछले कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो समिट में की, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जिस तरह का वातावरण पूरे विश्व में, और भारत उसका नेतृत्व करना चाहता है, इस तरह की केवल बातें न करना, लेकिन संसद में पुराने कानून को बदली करना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना, इसके ऊपर संशोधन करना, और एक तरफ हम विकास की ओर जा रहे हैं, वन क्षेत्र के अंदर से रास्ते, डैम, सड़क, बाकी सारी चीज़ों का निर्माण करना, और उसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को संभालना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जिसके कारण इस तरह के वातावरण में विश्व के अंदर जब हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ रहे, तो न केवल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का निर्माण करना, वन्य जीवन का संरक्षण करना, हम कमिटेड है, विश्व के पटल पे तो है ही, लेकिन हमारे पूरी संस्कृति में, भारत देश के इतिहास में जिस तरह का प्रोटेक्शन और जिस तरह का महत्व वन्य जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए रखा गया है, उसी चीज को आगे ले जाता हुआ ये विधेयक है। और इस पे साधक बाधक चर्चा होकर इस विधेयक को पास करके हमारा जो कमिटमेंट है वो हम पूरा करेंगे। जी, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? वन्य जीव जो संबंधी संशोधन विधेयक है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई प्रजातियों के सामने एक चुनौती है, अस्तित्व की चुनौती है।
अगर वनस्पतियों की बात मैं करूं, वन्य जीवों की बात मैं करूं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। आग की तमाम घटनाएं सामने आती हैं, उभर के सामने आती हैं। जलवायु परिवर्तन की बात हो, पर्यावरण की बात हो, उसका असर कहीं ना कहीं वन्य जीव और वनस्पतियों पर पड़ता है। In view of the global warming, जी the present scenario, the government is also expected their willingness to attend the warming and to provide wild protection and all animals and human beings, and to create a green belt जी and protecting environmental programs. For that purpose also the government has already constituted a green tribunals, जी and green tribunal is also regularly visiting and functioning with the of the government to maintain the global greenery and also maintaining the climatic conditions in the country. The climatic conditions also very bad in due to non-balance of the environmental protection and other things. And in the present days, even for project construction and any projects are also concerned, the first and utmost criteria is for environmental issue. And also our Minister Bhupendra Yadav is also very much particular about it and made an announcement in the Lok Sabha and Rajya Sabha also. The government is taking all precautions with regard to the environmental protections and also maintaining the wildlife protections and also protection to all human beings to maintain peace and harmony and also good health and also well-being living in the country. जी जाहिर सी बात है कि वन्य जीवों से संबंधित जो ये बिल है, इस पे एक महत्वपूर्ण चर्चा देखने सुनने को मिलेगी और इससे संबंधित जो पहलू हैं वो भी उभर के सामने आएंगे। प्रदीप कौशल जी, इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं उसका मुद्दा भी लगातार उठता रहा है और भारत का एक बहुत बड़ा ये दुनिया के साथ मैं कहूँ उनका एक समझौता रहा है कि जो भी कन्वेंशन है उसका पालन भारत आगे बढ़ के करेगा और भारत ने ये दिखाया भी है कि चाहे बात जलवायु परिवर्तन की हो, पर्यावरण की हो, वन्य जीवों की हो, वनस्पतियों की हो। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, पहले वन्य जीवों के संरक्षण की बात थी, जो पुराना एक्ट है 71 का, लेकिन अब उसके अंदर जो महत्वपूर्ण एक विषय जोड़ा गया है वो है वनस्पतियों का संरक्षण। जी, तो कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो मूल रूप से भारत के नहीं हैं और वो पर्यावरण के लिए भी अच्छे नहीं हैं, वन्य जीवों के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और उसके साथ साथ एक और जो पक्षी हैं उनके ऊपर भी विशेष उनके संरक्षण का भी कार्यक्रम चलाए जाएं। इसलिए दोनों को उसके अंदर सम्मिलित किया गया है, पक्षियों को भी और वनस्पतियों को भी। जी जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप जुड़े रहिए हमारे पास। बात अगर राज्यसभा की मैं करूं तो राज्यसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। आइए समझते हैं ये बिल क्या है और ये किन पर लागू होता है। इस बिल के प्रावधान उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा हैं। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार एक अंटार्कटिक का शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाए जाने के प्रावधान हैं। बिल के जरिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहाँ की मिट्टी को वहाँ ले जाने संबंधी दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। और बढ़ते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण बिल की ओर, सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, जो गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। इस विधेयक को लोकसभा में 5 अप्रैल को पेश किया गया और 6 अप्रैल को ये विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। इस बिल के जरिए सामूहिक विनाश के हथियार
और उनके डिलीवरी सिस्टम्स एक्ट 2005 में संशोधन किया जाना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के सामूहिक विनाश के लिए हथियारों की उपलब्धता को रोकना है। यह विधेयक ऐसे हथियारों के गैर कानूनी डिलीवरी सिस्टम को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कारगर कदम साबित होगा। इसके साथ ही इस बिल के जरिए इस प्रकार के किसी भी गैर कानूनी कार्य जिसमें इन्हें बनाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शामिल है, आर्थिक सहायता को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सामूहिक विनाश के हथियारों में बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर इन सभी प्रकार के हथियार शामिल हैं। मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू इस समय मौजूद हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, ये दोनों बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं आज जो राज्यसभा में के सामने हैं। क्या जानकारी है आपके पास इन दोनों बिलों को लेकर? देखिए मनोज, बेहद महत्वपूर्ण दोनों बिल हैं। सबसे पहले मैं अंटार्कटिक विधेयक पे आता हूं। जिस तरीके से देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो ये जिस तरीके से इस विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिली, अब राज्यसभा में ये लिस्टेड है, तो बेहद अच्छी चर्चा होने की संभावना है। और अंटार्कटिक में अभी तक कोई कानून नहीं था भारत के लिहाज से। हालांकि पिछले 4 दशक से वहाँ पर, चाहे मैं दक्षिण गंगोत्री की बात करूँ, मैत्री की बात करूँ या भारती की बात करूँ, जो वैज्ञानिक शोध के केंद्र रहे हैं, वहाँ पर लगातार 35 से 40 वैज्ञानिकों का जत्था अंटार्कटिका में लगातार वैज्ञानिक शोध करता रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि आप देखिए कि माना जा रहा है जिस तरीके से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 2041 तक अंटार्कटिक का जो बर्फ़ है वो पिघल सकती है और जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ सकता है और भारत के जो तटीय राज्य हैं वो भी बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में एक बड़े खतरे की संभावना है। दूसरी तरफ भारत एक आइस ड्रिल भी वहाँ पर नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ अगले वर्ष करने जा रहा है। वहाँ पर सेडिमेंट ड्रिल भी करेगा। और अंटार्कटिक और भारत का संबंध क्या रहा है अब तक और आने वाले अंटार्कटिक के संबंध में क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है मनोज। दूसरी तरफ सामूहिक विनाश के हथियार की जो चर्चा आपने की, ये भी बेहद महत्वपूर्ण बिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़ी जो टास्क फोर्स रही है, उस के जो रिकमेंडेशन रही है, उसके आधार पर 2005 का जो ये कानून था उसका संशोधन जो है अभी इस मौजूदा सत्र में जो है लोकसभा ने इसको मंजूरी दी। अब राज्यसभा में इसको पारित किया जाना है। देखिए, इसमें एक धारा जोड़ी गई है जिसको 12A कहा जाता है। इसमें जिस तरीके से कोई भी इस तरीके की गतिविधि, कोई व्यक्ति, तत्व या अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके वितरण पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, तत्व या आतंकवादी संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो केंद्र सरकार को यह पावर होती है कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सके और उसकी संपत्ति को जो है जब्त किया जा सके। फिलहाल ये दोनों बिल देश और राष्ट्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है मनोज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम गतिविधियों से संबंधित संशोधन विधेयक। मनोज जी, जैसा नाम से ही इसको स्पष्ट होता है, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, विश्व के अंदर जिस तरह से पूरे विश्व ने पिछले कई वर्षों में आतंकवाद को एक अलग तरीके से पाया और हमारे देश ने तो बहुत सारे आतंकवाद के मामलों को झेला है जी, जिसमें नागरिकों की जीवित हानि तो हुई है। पुराने कानून में थोड़ी लचक थी जिसको सुधारने का इस कानून ने काम किया है, जिसके कारण सरकार को न केवल इस तरह के हथियार को रखने वाले या उसके फाइनेंस करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ साथ में पूरी तरह उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिलेगा, जिसके कारण ये छोटी घटना को जिस तरह से समझा जाता था, लेकिन ये इसको बड़े पैमाने के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेने का सरकार को अधिकार मिलेगा। ये छोटी घटना नहीं बन सकती है। सामूहिक संहार, आतंकवाद और उसके दूरगामी परिणाम से हमारे देश ने बहुत वर्षों तक सामना किया है, लेकिन अब इसके ऊपर रोक लगाने के लिए जिस तरह का ये कानून में संशोधन किया गया है, तो न केवल इसका आवागमन करने वाले, लेकिन इसको फंडिंग करने वाले, टेरर फंडिंग जो इशू है, टेरर फंडिंग के ऊपर भी बहुत बड़ी रोक लगेगी। जी, आप रविंद्र जी कैसे देखते हैं? क्योंकि आतंकवाद की जब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है दुनिया के सामने सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम चुनौतियां बड़ी हैं।
भारत के सामने भी एक आतंकवाद बड़ी चुनौती के रूप में रहा है। नए नए रूप में आतंकवाद उभर के सामने आता है और जब हम बात सामूहिक विनाश के हथियारों की करते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल हो या केमिकल या न्यूक्लियर हथियार, ये अपने में एक विनाशकारी साबित ना हो और आतंकवादियों की जो रूप उनके अलग रूप उभर के सामने आते हैं उस पर अंकुश लग सके। आप कैसे देखते हैं और ख़ास तौर से जो इसका आर्थिक पक्ष है वो कितना महत्वपूर्ण है? In view of present scenario, the country needed the protection from that unforeseen events and terrorism activities. With regard to that, it is to seek the intervention of the neighborhood or terrorism or other activities. It is better to take care of the all protection, and in government is also expressed willingness and taking steps on that line, and also that this जी जी जाहिर सी बात है कि अगर बात हम विधेयक की करें, बिल की करें, तो आज कई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने हैं और कुछ बिल पे चर्चा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है वो है कार्यसूची में जो शामिल है। लोकसभा में आज नियम 193 के अधीन मूल वृद्धि पे चर्चा सूचीबद्ध है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आज का रहने वाला है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से इस पर चर्चा की मांग कर रहा था और सरकार हर चर्चा के लिए तैयारी की बात कह रही थी। अब सवाल संसद में सुनने देखने को मिलेगा कि चर्चा कैसी रहती है। नवविक्रम, जाहिर सी बात है आज सबकी निगाहें इस पे लगी रहेंगी कि 193 के तहत कैसी चर्चा सदन में मूल वृद्धि पर होती है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या विपक्ष की रणनीति है? क्या सत्ता पक्ष की रणनीति है? बिल्कुल मनोज, अगर हम आज की चर्चा का इंतज़ार था क्योंकि लगातार महंगाई को लेकर सियासी उठापटक जारी थी और जो सदस्य हैं जो विपक्षी पार्टियों के वो मांग कर रहे थे कि महंगाई पर चर्चा हो और सरकार ने आज वो पहले से भी सरकार कह रही थी कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आज ये चर्चा लिस्ट हुई है, उम्मीद है कि जो अभी तक लगातार गतिरोध जारी है क्योंकि विपक्ष की मांग पूरी हुई है तो जो गतिरोध है उस पर विराम लगेगा और जो सदन की कार्यवाही है सुचारू चलेगी। क्योंकि अगर आज देखना होगा कि सदन में अगर गतिरोध बरकरार रहता है तो फिर इस अहम विषय पर भी चर्चा नहीं हो पाएगी जिसमें जाहिर सी बात है मूल वृद्धि का मुद्दा है। इस पे एक अच्छी चर्चा देखने सुनने को मिलेगी। देश सुनेगा कि विपक्ष क्या कहता है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर अपनी बात किस ढंग से रखता है। लेकिन मेरे पास स्टूडियो में दो प्रमुख दलों के सांसद सदस्य मौजूद हैं। एक मैं संक्षेप में टिप्पणी आप दोनों से लेना चाहूंगा। रविंद्र जी, महंगाई का मुद्दा, चर्चा शुरुआत हमने इसी से की थी। मूल वृद्धि पर आज चर्चा होनी है 193 के तहत। आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को आज? Sir, it's a welcome move from the side of the government to have a dialogue and discussion. And the opposition parties are also take that opportunity to get utilize the fruitful discussions on that. जी मनोज जी, आपकी संक्षेप में बहुत एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा था, इसका आप कैसे देखते हैं? सरकार पहले दिन से तैयार थी इसकी चर्चा के लिए और आज चर्चा होगी तो निश्चित पूरे परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर भी दिया जाएगा, चर्चा भी की जाएगी और विपक्ष को जिस तरह का अपेक्षित है सरकार उस पर जवाबदेही भी देगी। जी जाहिर सी बात है लोकसभा में आज संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। अगर कार्यसूची की बात की जाए, इस मुद्दे पे तमाम तरह की चर्चा होगी। फिलहाल समय सांसद में पी वालुस्वामी वित्त मंत्रालय से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद माधवी संस्कृति मंत्रालय से राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत उपलब्धियों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे।
सांसद सुनील कुमार पर्यटन मंत्रालय से मदनपुर माता मंदिर को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रंजीत सिन्हा हिंदू राव नायक निवालकर जनजातीय कार्य मंत्रालय से धनकर समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिनेश चंद्र यादव वित्त मंत्रालय से शेयर बाजार में विदेशी निवेश से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एंटोनी वित्त मंत्रालय से सरकारी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों से जुड़ी जानकारी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद गौरव गोगोई संस्कृति मंत्रालय से असम में संरक्षित घोषित किए गए स्मारकों के रखरखाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने संस्कृति मंत्रालय से भारतीय संस्कृति तथा विरासत के संरक्षण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद साजिदा अहमद शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर वीरा स्वामी कलानिधि शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा ढांचे से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद विष्णु दत्त शर्मा शिक्षा मंत्रालय से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद भरत राम मार्गनी वित्त मंत्रालय से कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद धैर्यशील संभाजी राव माणे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मेलों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। और सांसद धर्मेंद्र कश्यप की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण से संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी शिक्षा मंत्रालय से शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद अमरप्पा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन भूमि के अतिक्रमण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार मंडल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जैव विविधता संरक्षण से संबंधित पहल और योजनाओं से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद रमेश चंद्र माझी जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय विकास योजनाओं हेतु धनराशि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सांसद संतोष कुमार पी लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से लाभ और अर्जक और घाटे में चलने वाली खादी इकाइयों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद नारायण दास गुप्ता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से देश के सकल घरेलू उत्पाद में रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के योगदान से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जल शक्ति मंत्रालय से नदियों के लिए स्वच्छता और विकास अभियान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जावेद अली खान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पड़ोसी देशों की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा
लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से MSME को संवर्धित ऋण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद सीमा द्विवेदी नगर विमानन मंत्रालय से नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से संबंधित सवाल पूछेंगी। फिलहाल संसद में आज इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।